हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मास स्टडी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की शानदार क्लास में। माय नेम इज कमलेश यादव एंड आई एम योर इंग्लिश ग्रामर टीचर। दोस्तों, ये जो हमारी सीरीज चल रही है इसका नाम है ऑल इन वन इंग्लिश ग्रामर कोर्स। जितनी भी सरकारी एग्जाम्स होती है सभी के लिए जो है ये ग्रामर कोर्स एप्लीकेबल है, जो आपको मैं पढ़ाऊंगा। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर में जहां से हमने कल छोड़ा था वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर का परफेक्ट और हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब दो टेंस आपको कवर करवाऊंगा मैं, एक तो फ्यूचर परफेक्ट और एक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सारे रूल्स को समझेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। जितनी भी क्लासेस मैं आपको पढ़ाता हूं मुझे पता है कि कंसेप्ट तो हम कहीं से भी सीख सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस टॉपिक की प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस यानी जैसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को उसी तरीके से करके देखना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा क्रिकेट में होता है कि हमें किसी ने बताया कि आपको क्रिकेट ऐसे खेलना चाहिए, आपको ऐसे बैट पकड़ना चाहिए, ऐसे शॉट मारना चाहिए, लेकिन इससे एक्चुअल में प्रैक्टिस नहीं होती है। इट्स अ कंसेप्ट, इट्स अ नॉलेज। जब तक हम ग्राउंड पर जाकर उस चीज को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे और उस वहां पर जाकर बॉल को फेस नहीं करेंगे तब तक जो है हम क्रिकेटर नहीं बन सकते। उसी प्रकार एग्जाम में भी हम इंग्लिश के बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, ये वाली बुक पढ़ ली, वो वाली बुक पढ़ ली, वहां से बुक पढ़ ली, वहां से बुक पढ़ ली, लेकिन क्या हमने टेस्ट दिए? क्या हमने क्वेश्चंस को करके देखा? क्या हमने 50 क्वेश्चन करके देखे उस टॉपिक के जो एग्जाम में आ सकते हैं? तो उससे हमें पता चलता है टेस्ट देने से कि कितना टाइम लगता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्वेश्चन में कैसे ऑप्शंस आते हैं, हमें कैसे ऑप्शंस को बाहर करना चाहिए। ये सारी चीजें आपको इस कोर्स में मिलती है जो कि मास स्टडी ऐप पर अवेलेबल है। तो यहां पर जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है टॉपिक वाइज लाइव टेस्ट, जहां पर आप अपना स्कोर देख सकते हैं टेस्ट देकर। ठीक है, तो जरूर इस कोर्स को विजिट करें। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट। उसको स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ही बेसिक टॉपिक है, कभी कभार ही इससे क्वेश्चन आता है, लेकिन हमें इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो पहले हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट। अगर जो लोग नए आए हैं उनको मैं बता दूं कि हमारी टेंसेस की सीरीज चल रही है और अभी तक हमने प्रीवियस क्लासेस में फ्यूचर के इंडेफिनेट को और फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस को कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस क्लासेस देखकर आप आराम से इसको समझ सकते हैं, फिर यहां पर आ सकते हैं। अदरवाइज इसको भी आप कंटिन्यू कर लीजिए। तो फ्यूचर परफेक्ट का क्या मतलब होता है? फ्यूचर परफेक्ट का मतलब होता है कि भाई भविष्य में कोई काम चल रहा था और वो कंप्लीट हो गया, तो इसकी एक टाइमलाइन हम बना के समझ लेते हैं। बेटा देखिए, टाइमलाइन क्या है? हमेशा मैं 3 प्रकार की टाइमलाइन बनाता हूं, आपने देखा होगा। एक होता है हमारा पास्ट, जो बीता हुआ कल होता है उसे पास्ट कहा जाता है। एक होता है हमारा प्रेजेंट और एक होता है हमारा फ्यूचर। ये 3 प्रकार के जो है टाइम होते हैं। अब ये जो टेंस है ना, ये टेंस क्या है? ये पास्ट की बात करता है। पास्ट में कोई काम ऐसा हुआ जो पास्ट में होगा लेकिन उस समय कंप्लीट हो चुका होगा। बात समझ में आई? कोई भी काम पास्ट में होगा और वो एक समय पर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट यानी जैसे मैंने कहा कि मुझे लगता है कि राम इंदौर पहुंच गया होगा, मतलब वो यहां से तो निकल गया था वर्तमान में, लेकिन अभी वो पहुंच चुका होगा। तो जब फ्यूचर में कोई जजमेंट लगाते हैं, जब फ्यूचर में कोई कोई बात ऐसी बोलते हैं जो पूर्ण हो जाएगी एक समय पर, एक समय पर पूर्ण हो जाएगी, तब हम फ्यूचर परफेक्ट लगाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाते हैं। इसकी बेसिक चीजों की अगर हम बात करें, अगर हम इसकी बेसिक चीजों की बात करें तो सबसे पहली बात आती है फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब क्या है ना? तो फ्यूचर टेंस की, फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? तो आप बोलोगे सर इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल हैव। अभी हमें शैल हैव को हटा देना है दिमाग से। सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ विल हैव लगाना है। अगर आई और वी के साथ कहीं पर अगर आपको शैल लगा हुआ दिखे तो आपको उसको एक्सेप्ट कर लेना है कि भाई पुरानी ग्रामर के हिसाब से शैल लगाया जाता है। तो सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ आपको क्या लगाना है? विल हैव लगाना है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ये क्या बताता है? तो ये कंप्लीट पास्ट बताता है। इसको अगर हम डिफाइन करें तो डिफाइन करने में क्या बोलेंगे कि एन एक्शन, एक ऐसी क्रिया, एन एक्शन विच इज कंप्लीटेड इन फ्यूचर, विच इज कंप्लीटेड इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में कंप्लीट है। ठीक है, जो एक ऐसी कोई क्रिया जो फ्यूचर में कंप्लीट है ना, फ्यूचर में, भविष्य में कंप्लीट हो जाएगी, उसे क्या कहा जाएगा? एन एक्शन विच इज कंप्लीटेड इन द फ्यूचर। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सब्जेक्ट लिखिए,
उसके बाद फ्यूचर है तो विल तो आएगा ही आएगा। कोई सा भी सेंटेंस फ्यूचर है उसकी पहचान क्या है, उसमें विल का आना। विल आया मतलब ये फ्यूचर है। अब विल चार प्रकार से आ सकता है। अगर सिंपल विल आता है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट है। अगर विल के साथ बी लगा हुआ आता है तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। अगर विल के साथ हैव लगा हुआ आता है तो फ्यूचर परफेक्ट है। तो यहां पर विल के साथ हैव लगाया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आना निश्चित है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एक सेंटेंस आपको लिख के दिखाता हूं। कोई सा भी ऐसा काम इमेजिन कीजिए जिसमें आप अनुमान लगाते हैं कि वो भविष्य में कंप्लीट हो चुका होगा। जैसे मैंने कहा कि राहुल ने खाना खा लिया होगा, तो ये फ्यूचर में बनाया, राहुल विल हैव ईटन फूड। क्या बोलेंगे, राहुल विल हैव ईटन फूड। जैसे उसने ग्लास तोड़ दिया होगा तो कैसे बोलेंगे, ही विल हैव ब्रोकन दी ग्लास। तो ये सिंपल सा फंडा आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा वो यहीं से आएगा। वो आपको सिंपली पूछेगा कि बता भाई ये विल हैव के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा। तो आप आंखें बंद करके बोल सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट का परफेक्ट हो, पास्ट का परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर का परफेक्ट हो, सभी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। क्या लगती है, सभी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। इसलिए थर्ड फॉर्म याद रखना है। दूसरा, कभी कभी यहां पर ब्लैंक दे देगा। तो ये सारा क्वेश्चन हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। पहले इसके बेसिक कंसेप्ट को समझ लेते हैं। तो ये तो आपका हो गया सिंपल सेंटेंस। अब इसके चारों पैटर्न्स को हम समझ लेते हैं कि भाई अगर नेगेटिव बनाना है तो नॉट कहां लगाएंगे। तो चलिए, अभी हमने ये देखा, बेसिक बातें समझी। देखिए, जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से स्ट्रक्चर लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है कि दो शब्दों की हेल्पिंग वर्ब है, तो हमें सिर्फ विल के बाद नॉट लगाना है। कहां नॉट लगाना है, विल के बाद। तो यहां पर हमने विल लगाया, फिर हमने यहां पर नॉट लगा दिया, और फिर बचा हुआ जो है ना, वो उसको पीछे कर देना है, वो वर्ब के साथ आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो मैंने आपको क्या सिखाया है, कभी भी किसी सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य में कन्वर्ट करना हो तो वर्ब के थर्ड फॉर्म को हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाओ। लेकिन तब क्या होगा, जब हेल्पिंग वर्ब दो शब्दों की होगी तो हमें सिर्फ विल को ही आगे ले जाना है। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कितने वर्ड्स की है, द हेल्पिंग वर्ब इज ऑफ टू वर्ड्स, विल और हैव। तो हमें सिर्फ इसको इंपॉर्टेंस देना है। ये हैव सिर्फ इसीलिए आया है कि विल के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, इसलिए हैव लगा दिया ताकि हम वर्ब का कोई सा भी फॉर्म चेंज कर पाए। लंबी कहानी कभी फुर्सत में समझाऊंगा। देखिए, तो यहां पर हमने विल को आगे लिया, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद आपको लगा देना है बचा हुआ हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन आपको ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक है। इंटरोगेटिव नेगेटिव कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या सेंटेंस होगा। तो इंटरोगेटिव के हिसाब से वर्ब को आगे कर देना है, नेगेटिव है तो नॉट भी लगाना है, बचा हुआ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, एंड इन दी एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। एक क्वेश्चन को हम चारों प्रकार के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करके देखते हैं। ग्रामर में स्ट्रक्चर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दिस इज नॉट अ स्पोकन क्लास, दिस इज अ ग्रामर क्लास एंड वी शुड फोकस प्रॉपरली। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे कोई सा एक सेंटेंस लिया, जैसे मैंने कहा कि भाई मैंने पानी पी लिया है ना, तो मैं क्या बोलूंगा, आई, या शैल भी लगा सकते, विल भी लगा सकते। आई विल हैव ड्रंक वाटर, आई विल हैव ड्रंक वाटर। मैंने सिंपल सेंटेंस में क्या किया साथियों, मैंने सिंपली इस स्ट्रक्चर को फॉलो किया, सब्जेक्ट लगाया, विल हैव लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर क्या लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगा दिया। ठीक है। अब मुझे बोला जाए, ये सिंपल सेंटेंस एग्जाम में दे दिया, मुझे बोला जाए कि इसका नेगेटिव बनाओ, तो नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट लगाना है। नॉट कहां लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो हेल्पिंग वर्ब जो विल हम मानेंगे, और जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो यहां पर विल नॉट है हो जाएगा। थोड़ी सी भी गलती की मार्क्स कट जाएंगे। अगर गलती से आपने विल हैव के बाद नॉट लगाया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आई विल नॉट हैव ड्रंक वाटर, आई विल नॉट हैव ड्रंक वाटर। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो विल को आगे कर देंगे। स्ट्रक्चर देखिए, ये स्ट्रक्चर भी आप एक बार समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये विल आगे गया और हैव पीछे हो गया। तो विल आई हैव ड्रंक वाटर, क्या मैंने पानी पी लिया होगा या क्या मैं पानी पी चुका हूंगा, इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा।
और ये क्वेश्चन मार्क लगा देना है। क्या लगा देना है? क्वेश्चन मार्क लगा देना है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे? विल प्लस आई प्लस नॉट भी लगाना पड़ेगा। विल आई नॉट हैव, विल आई नॉट हैव ड्रंक वाटर, क्या मैं पानी नहीं पी चुका हूंगा। इस तरीके से आपको पूरे पैटर्न को एक बार प्रैक्टिस करनी। इट्स वन टाइम। अगर आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं, स्पीड बढ़ा के भी क्लास को आगे कर सकते हैं, लेकिन नहीं आता है तो एक बार दिमाग में घुसने दीजिए, पैटर्न आ जाएगा तो सारे सवाल ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया कि एग्जाम में वो आपको पूछ ले कि भाई इसको सिंपल को नेगेटिव में कन्वर्ट करो, तो सिंपल टू नेगेटिव का क्वेश्चन वो पूछ सकता है आपको। स्पेशली 10th 12th वाले ध्यान रखें, ये जो कोर्स है कोई एक बच्चे के लिए नहीं बना है, किसी एक एग्जाम के लिए नहीं बना है। मैंने इस कोर्स को ऐसे डिजाइन किया है कि ये सारी एग्जाम्स के लिए कवर अप होता है, चाहे सिंपल एग्जाम हो, छोटी मोटी एग्जाम हो, चाहे बड़ी एग्जाम हो, सारी एग्जाम्स के लिए कोर्स है। आगे देख लो। तो एक तो पैटर्न हो गया। ठीक है, अभी हम इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझ लेते हैं। बेसिक कंसेप्ट क्या है? देखिए, ये पीपीटी आपको मिल जाएगा, ये जो पीपीटी बना हुआ है आपको मिल जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट जो होता है क्या बताता है? भविष्य में ऐसा कोई कार्य जो भविष्य में पूर्ण हो चुका होगा। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस शेल और विल। शेल को ऑप्शन में रखना है, हैव प्लस वो आपकी थर्ड फॉर्म, और यहां पर आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। आई शैल हैव रिटन अ लेटर बाय दिस टाइम टुमारो, मैं कल तक यह लेटर लिख चुका हूंगा। सेंटेंस का मीनिंग क्या है? टुमारो देने से समझ में आ गया कि ये फ्यूचर की वाक्य बोल रहा है। टाइम टुमारो, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट वीक, द नेक्स्ट ईयर आ जाए तो समझ जाना कि भविष्य की बात हो रही है, कहीं ना कहीं इसमें फ्यूचर वाला हेल्पिंग वर्ब आएगा ही आएगा। तो आई शैल हैव रिटन अ लेटर बाय दिस टाइम टुमारो, मैं कल तक यह लेटर लिख चुका हूंगा। तो यहां पर शैल हैव लगा दिया क्योंकि आई के साथ शैल भी आ सकता है और विल भी आ सकता है। एग्जाम में जैसा दिया हो वो देना। आपके मन में सवाल आया कि सर दोनों ऑप्शन आ गए, तो आई के साथ दोनों ऑप्शन आ गए तो क्या करूंगा? तो भाई शेल लगाना, पहली प्राथमिकता शेल को देना, फिर विल को देना। हिज ब्रदर विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय नेक्स्ट मंथ, उसका भाई अगले महीने तक काम कंप्लीट कर चुका होगा। उसका भाई, हिज ब्रदर विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय द नेक्स्ट मंथ, उसका भाई अगले महीने तक काम कंप्लीट कर चुका होगा। इस तरीके से हमें बनाना है। ठीक है, कुछ कंडीशंस देख लेते हैं भाई, किन किन कंडीशंस में फ्यूचर परफेक्ट आता है, फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। वैसे कार्य यानी वो एक्शंस जो वैसे कार्य को व्यक्त एक्सप्रेस करने के लिए जिसमें यह बोध होता है कि एक्शन फ्यूचर में निर्धारित समय पर समाप्त हो चुका होगा। ये बड़ा कंफ्यूजिंग वाला दिया है, इसको सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो ये बोल रहा है कि ऐसा कोई भी कार्य जो भविष्य में यानी फ्यूचर में, जो भविष्य में एक निर्धारित समय पर पूर्ण हो चुका होगा। ये इसकी डेफिनेशन आप चाहो तो लिख लो। ऐसा कोई भी कार्य जो एक निर्धारित समय पर, भविष्य में एक निर्धारित समय पर पूर्ण हो चुका होगा। ठीक है, जैसे शी विल हैव कम बैक बाय इवनिंग, मतलब वह शाम तक वापस आ चुकी होगी, ऐसे जजमेंट लगाते हैं। अल्टीमेटली फ्यूचर पूरा का पूरा जजमेंट पर ही बेस्ड है ना। फ्यूचर में सिर्फ एक ही टेंस अच्छा होता है जो सही जानकारी देता है, वो होता है फ्यूचर इंडेफिनेट, कि मैं काम करूंगा, मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा। लेकिन बाकी सारे सेंटेंसेस जजमेंट पर आधारित होते हैं। जजमेंट मतलब इमेजिनेशन, कि वह जा रहा होगा, भाई ये तो एक प्रकार की संभावना हो गई, वह जा रहा होगा, हिल बी गोइंग, पर हम इसको फ्यूचर मानते हैं। आई शैल हैव फिनिश द बुक बाय अगस्त, मैं अगस्त तक इस बुक को कंप्लीट कर चुका हूंगा। तो भविष्य में आप अगस्त तक ये बुक बना लेंगे, तो भविष्य में अभी एक्शन शुरू हुई नहीं हुई पता नहीं, लेकिन भविष्य में किस समय तक, भविष्य में एक निश्चित समय पर आप कोई काम कंप्लीट कर लेंगे, ये बताने के लिए फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिख लेते हैं यहां पर। प्रैक्टिस क्वेश्चंस कौन कौन से प्रैक्टिस क्वेश्चन से, देखिए आप, मैं पहला क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आपको जवाब देना है।
और आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं, यू कैन रीड द क्वेश्चन। शी विल हैव डैश अ लेटर, राइट अ लेटर। ऑप्शन बी, wrote a letter। ऑप्शन सी, written a letter। ऑप्शन डी, writing a letter। बताओ कौन सा आंसर सही है? प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी बेटा। विच आंसर इज राइट? चलिए आंसर लगा दिया होगा आपने। सो द राइट आंसर विल बी रिटर्न। क्यों? क्योंकि विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। हेल्पिंग वर्ब से हम पहचानेंगे कि यहां पर मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए और क्या पैटर्न आ सकता है। क्वेश्चन के पैटर्न को समझते हैं। जैसे ऑप्शंस आर एज फॉलोज। अब यहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। बताओ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? हैज आएगा, विल हैव आएगा, शैल हैव आएगा, इज हैव आएगा? सोचो, दिमाग लगाओ। पहले तो हमें सब्जेक्ट देखना है कि भाई सब्जेक्ट कौन सा है। तो आपने देखा कि जो दे है ना वो एक क्या है? एक प्लूरल सब्जेक्ट है। अब प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल आएगी, बहुवचन वाली आएगी। तो यहां पर देखिए ये हैज तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है। दे हैज तो हो नहीं सकता है। दे शैल हैव भी नहीं हो सकता है क्योंकि आई और वी के साथ ही शैल लग सकता है, लगेगा भी तो दे के साथ नहीं लग सकता है। और इज भी जो है एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। तो आंसर क्या बचा? विल हैव। तो क्या पुट कर देंगे? दे विल हैव मेट यू एट पार्क। वे तुम्हें पार्क में मिल चुके होंगे। इस तरीके से आंसर आ जाएगा। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर हम लोग अगला पैटर्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए ऑप्शंस ये रहे। उन्होंने नया घर बना लिया होगा चौराहे पर। बताइए विच इज द राइट आंसर। थर्ड फॉर्म लगाना है क्योंकि विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म आता है। विल हैव के साथ क्या आता है बताइए? विल हैव के साथ हमेशा क्या आता है? थर्ड फॉर्म आता है। क्या आता है? थर्ड फॉर्म। अब हमें थर्ड फॉर्म याद होना चाहिए दोस्तों। कई बार बच्चों को थर्ड फॉर्म वर्ब्स के फॉर्म ही याद नहीं होते हैं। अब कुछ लोगों को क्या दिमाग में रहता है कि अरे यार जो भी थर्ड फॉर्म होता है उसमें ईडी लगा होता है।
यही गलतफहमी रहती है ना, ईडी, तो आदमी क्या करेगा, इसको लगा देगा, क्या करेगा वो इस वाले वर्ड को लगा देगा, इसको बिल्डेड, बिल्ड का थर्ड फॉर्म बिल्डेड होता है, गलत है। शी विल हैव बिल्ट आएगा, बिल्ड का थर्ड फॉर्म क्या, इसको तो बिल्ड भी नहीं पढ़ना है, बिल्ट पढ़ना है। शी विल हैव बिल्ट न्यू हाउस एट स्क्वायर, वह चौराहे पर नया घर बना चुकी होगी, वह चौराहे पर नया घर बना चुकी होगी। इस तरीके से आपको क्या करना है, आंसर देना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? शी विल हैव बिल्ट न्यू हाउस एट स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये भी आंसर नहीं आ सकता, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये तो वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है बिल्डेड, और ये बिल्डिंग एक नाउन है और एक वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी बन सकती है क्योंकि बिल्ड एक वर्ब है। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि इस तरीके के क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब अगला जो क्वेश्चन का पैटर्न आता है वो होता है डू एज डायरेक्टेड, मतलब चेंज करने के लिए आता है, जिसे हिंदी में कहा जाता है डू एज डायरेक्टेड। देखो, डू एज डायरेक्टेड कैसे बनाएंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 आया, ही विल हैव वॉश्ड क्लोथ्स। आपको एग्जाम में बोल दिया कि भाई इसका नेगेटिव बनाओ, क्या बनाओ, नेगेटिव। चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव। नेगेटिव बनाएंगे तो क्या ध्यान रखेंगे, क्या सिखाया आपको, सर नॉट लगाना है, क्या लगाना है, नॉट, तो आप नॉट लगा दीजिए। आपने आंसर लिखा, आपको फॉर्मूला याद होगा कि भाई ये जो दो वर्ड की हेल्पिंग वर्ब है इसमें से मुझे सिर्फ विल के बाद नॉट लगाना है, तो ही विल नॉट हैव वॉश्ड क्लोथ्स। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। कभी कभी शेल आ जाता है एग्जाम में तो हम शेल वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। वी शेल हैव सोल्ड ओल्ड कार, क्या बोलेंगे, वी शेल हैव सोल्ड ओल्ड कार। कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है, आपको बनाना क्या है पहले ये पूछ लो। तो इसको आपको बनाना है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव बनाना है। चलिए बनाइए। आपको क्या सिखाया है, एंड जब भी आपको इंटेरोगेटिव बनाना हो तो आपको किसको आगे लाना है, हेल्पिंग वर्ब को। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड्स की होगी तो किसको आगे लाओगे, एक वर्ड को। तो विल हैव में से किसको आगे लाओगे, विल को आगे लाओगे, आगे मतलब सब्जेक्ट के आगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहां पर देखिए आंसर इज वेरी सिंपल। तो यहां पर शेल को आगे ले आओ, शेल है तो शेल वी बचा हुआ है वैसा का वैसा, शेल वी हैव सोल्ड ओल्ड कार, क्या हम पुरानी कार बेच चुके होंगे। अब क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा पूछते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, आपको इंटरोगेटिव दिया होता है और आपको सिंपल बनाने को कहा जाता है। तो मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि विल यू हैव बॉट न्यू मोबाइल, क्या तुम न्यू मोबाइल खरीद चुके होंगे, विल यू हैव बॉट न्यू मोबाइल। अब इसको आपको बनाना है सिंपल। एग्जाम में क्या बोला कि भाई इसको ना सिंपल सेंटेंस बना दे, गलती से हमसे क्या बन गया, गलती से इंटरोगेटिव बन गया। तो हमें क्या बनाना है, सिंपल बनाना है। क्या बनाना है, सिंपल। सिंपल का फॉर्मूला क्या है, सर सिंपल में सब्जेक्ट आता है, विल हैव आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है। तो आंसर क्या होगा, सब्जेक्ट क्या है, विल है, यू है तो यू लगा लो। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब को इकट्ठी कर दो, ये विल हैव जो अलग अलग था ना इस दोनों को इकट्ठी कर दी, यू विल हैव, बाकी पीछे का पार्ट वैसा का बेटा, बॉट न्यू मोबाइल। तो इस तरीके से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए, हमें हर प्रकार के क्वेश्चन के लिए क्या होना चाहिए, वी शुड बी रेडी। क्या होना चाहिए, वी शुड बी रेडी। आई होप यू अंडरस्टूड। अब एक और पैटर्न आपको समझा देता हूं। एक आता है फाइंड द एरर, है ना, विच पार्ट हैज एरर, विच पार्ट हैज एन एरर, किस पार्ट में त्रुटि है, उस पार्ट को आइडेंटिफाई करना है। एक सेंटेंस लिखा हुआ आता है ना, तो क्वेश्चन है
उसमें सेंटेंस लिखा हुआ है, he will have अब क्या किया एग्जाम में कि इसके 4 पार्ट बना दिए, पार्ट 1 नहीं, पार्ट 1 नहीं, इसको ना हम पार्ट 1 बनाते हैं, यहां से पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट 3 और ये पार्ट 4 हो गया। तो हमने आपको ऑप्शन दिया, पार्ट ए में मिस्टेक है, पार्ट बी में मिस्टेक है, पार्ट सी में मिस्टेक है या पार्ट डी में मिस्टेक है, बताइए विच पार्ट हैज एन एरर। बहुत क्लियरली एरर दिख रहा है, बताओ। बताइए, किया आपने? चलिए देखो यहां पर उसने गलती की है, गलती पकड़ में आ गई होगी। ही विल लगाया, अगर ये सिंपल सेंटेंस होता तो फिर यहां पर ये कंप्लीट सही था, ये हैव आना ही नहीं था। अगर आपने विल और हैव दोनों लगा दिए तो फिर यहां पर इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म करना पड़ता, कंप्लीट नहीं। यहां पर आंसर क्या आता? विल हैव कंप्लीटेड आता। ये विल हैव लगाया है ना आपने, तो फिर आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा, तो ये कंप्लीटेड होता, तो ये राइट आंसर होता। तो पार्ट बी हैज एन एरर। बाकी हिज होमवर्क, बाय टुमारो भी सही है, एट स्कूल भी सही है। स्कूल के पहले एट ही आता है। किसी भवन के पहले क्या लगाते हैं? स्कूल, अस्पताल, इनमें क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं। चलिए ठीक है, तो ए एरर वाला क्वेश्चन है जो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, और ये एग्जाम में किसी पैटर्न से आपको पूछा जा सकता है। चलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सबको पता है, अभी तक हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ लिया है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ लिया है। तो इसमें जो सबसे बड़ी चीज ध्यान रखने वाली बात है वो है विल हैव बीन, क्योंकि 3 शब्दों की हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? 3 शब्दों की। देखो ये विल या शेल, हैव और बीन तो लगाया ही नहीं, भूल गया, ये स्ट्रक्चर ही गलत है। क्या है? स्ट्रक्चर ही गलत है। कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक सेकेंड, आप देखिए हम इसको शुरू से समझते हैं। हमारा टेंस क्या है? टेंस का नाम क्या है? फ्यूचर पीसी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है इसकी विल हैव बीन या शेल हैव बीन। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या समझ में आएगा हमें कि सर हमें लंबा स्ट्रक्चर लिखना है। देखो सब्जेक्ट प्लस यहां पर विल या शेल दोनों आ सकता है। अभी हमने शेल को हटा दिया है, जहां जरूरत पड़ेगी वहां लिख लेंगे। विल हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और यहां पर जो ध्यान देने योग्य बात है वो क्या है? सिंस और फॉर का प्रयोग भी करना है, और फिर आपको लगाना है टाइम। ये बोल सकते हैं कि ये टेंसेस का जो टेंसेस होते हैं, सभी 12 टेंसेस में ये लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर होता है, लॉन्गेस्ट, लंबा, क्योंकि विल हैव बीन लगाना, फिर आपको सिंस फॉर भी लगाना है, तो ये 2 चीजें एक्स्ट्रा बढ़ जाती है। तो कहां कहां ध्यान रखना है? तो एक तो आपको ध्यान रखना है साथियों कि ये तीनों को साथ में लेके चलना है। जब नेगेटिव बनाएंगे तो कहां कहां रखना है। दूसरा सिंस फॉर लगाना है। सिंस फॉर का नियम मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। पहले हम ये समझते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है।
तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो होता है वो एक कोई ऐसे काम को दिखाता है, किसी ऐसी एक्शन को दिखाता है जो भविष्य में किसी एक समय तक से स्टार्ट हुई और वो थोड़ी बहुत कंप्लीट भी हो चुकी है और आगे भी चल रही है। जैसे मैंने कहा कि वह 2 घंटे से खाना खा रहा होगा, मैंने क्या बोला, वह 2 घंटे से खाना खा रहा होगा, तो 2 घंटे तक तो खाना खा चुका है। 2 घंटे में उसने 10 रोटी खाई, 20 रोटी खाई, लेकिन खा तो चुका है ना, और अभी भी खा रहा है, खा रहा होगा, तो कंटिन्यू में है। समझ में आया? तो जब भविष्य में कोई ऐसा काम जो थोड़ा बहुत कंप्लीट भी हो गया हो और चल भी रहा होगा, वहां पर हम लगाते हैं विल हैव बीन। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे ही विल हैव बीन ईटिंग फूड, और यहां पर लगाएंगे फॉर 2 आवर्स। सिंस फॉर को मैं पहले भी समझा चुका हूं, एक बार फिर आपको बता देता हूं ब्रीफ में, फटाफट ब्रीफ में बताऊंगा। सिंस का इस्तेमाल करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के पहले, पॉइंट ऑफ टाइम के पहले करते हैं, और फॉर का इस्तेमाल करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के पहले। किसके पहले? पीरियड ऑफ टाइम के पहले। क्या होते भैया पीरियड ऑफ टाइम? क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है निश्चित समय, ऐसा टाइम जिसका कोई नाम दिया हो, जैसे संडे मंडे, जैसे कोई समय का 2 o'clock का नाम आ गया, किसी दिन का नाम आ गया संडे आ गया, किसी ईयर का नाम आ गया 2010 आ गया, किसी महीने का नाम आ गया एटसेट्रा, कोई दिन का पार्ट आ गया, मॉर्निंग इवनिंग आ गया। पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है बेटा? पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है समय का एक हिस्सा आता है, जैसे 4 days आ गया, अब 4 days कौन से पता नहीं है, ठीक है। जैसे 5 मंथ आ गए, 5 months, तो ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। 10 years आ गया है। ऐसे वर्ड्स आ जाएं तो इनके लिए हम क्या करते हैं, इनके लिए हम क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वी यूज फॉर दीज। तो ये बेसिक कंसेप्ट था, मैं पहले भी बता चुका हूं, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए, अब नेगेटिव जब आप बनाओगे ना, जैसे यहां पर हमने सिंपल बनाया, जब आप नेगेटिव बनाओगे तो सिंपल का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, नेगेटिव का स्ट्रक्चर बताता हूं। तो आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के बाद यहां पर विल नॉट हैव बीन लगाना है, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट लगा देना है, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात का विशेष। चलिए, एक क्वेश्चन कर, यहां पर फिर उसके बाद सिंस फॉर लगाना है, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस फॉर लगाना है, और फिर आपको टाइम लगा देना है। क्या लगाना है? टाइम। देखिए, क्वेश्चन आता है, हम एक सिंपल सेंटेंस लेते हैं, जैसे ही विल हैव बीन टीचिंग, वह तुम्हें पढ़ा रहा होगा, ठीक है, सिंस मॉर्निंग, सुबह से। ये क्वेश्चन आया, आपको बोला इसका नेगेटिव बनाओ। आपको क्या बोला एग्जामिनर ने कि भाई इसका क्या बना दो? इसका नेगेटिव बना दो। क्या बना दो? नेगेटिव बना। कैसे बनाएंगे नेगेटिव? बहुत आसान है। देखिए, आंसर क्या होगा? आपको नॉट लगाना है, तो यहां पर आप क्या करेंगे? ही विल नॉट हैव बीन। नॉट कहां लगाया? इस विल नॉट के बीच में, तो विल के बीच, विल और हैव के बीच में, ही विल नॉट हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। एक क्वेश्चन आपको आ सकता है फिलिंग द ब्लैंक्स वाला, मतलब आपको सही सिंस और फॉर का चयन करना है। जैसे क्वेश्चन आया, शी will have been, she will have been missing you dash अप्रैल, वह तुम्हें अप्रैल से याद कर रही है। और आपको दो ही ऑप्शन दिए, या तो यहां पे सिंस लगाओ या फिर यहां पे फॉर लगाओ। बताओ क्या आंसर आएगा? व्हाट आंसर विल कम?
दिमाग लगाया कि नहीं लगाया? तो यहां पर जो आंसर आएगा दैट वुड बी वेरी सिंपल। अप्रैल जो है वो एक सर्टेन टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए पॉइंट ऑफ टाइम के पहले सिंस आता है, तो यहाँ का जो आंसर होगा वो सिंस होगा। ठीक है साथियों, समझ में आया कि नहीं आया? तो अधिकतर क्वेश्चन यहाँ पर किसका बनता है? सिंस फोर का ही बनता है। जब भी पीसी की बात होगी, चाहे प्रेजेंट पीसी हो, चाहे पास्ट पीसी हो, चाहे फ्यूचर पीसी हो, हमेशा सिंस या फोर का ही क्वेश्चन आता है। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं एंड यू हैव टू चूज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, एक ये क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन देता हूं। आप बताइए यहां पर सिंस आएगा कि फोर आएगा? विच विल कम हियर? बताइए, व्हाट इज द राइट आंसर? ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। वो क्रिकेट खेल रहा होगा, 10 सालों से क्रिकेट खेल रहा है, 10 ईयर से। तो क्या आएगा आपका आंसर? द आंसर शुड बी वेरी सिंपल। सर 10 साल से खेल रहा है, पर पॉइंट नहीं दिया कि कौन शुरुआत कब से हुई। शुरुआत नहीं पता है, अंत नहीं पता है, इसलिए आएगा यहाँ पे 4। तो आंसर होगा फॉर 10 ईयर्स। आंसर क्या होगा? फॉर 10 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको सारे टेंसेस समझ में आ गए होंगे। मैंने आपको बताया था कि भाई जो टेंसेस हैं, है ना, वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो आपको अल्टीमेटली टेंसेस में ध्यान क्या रखना है? टेंसेस जो होते हैं ना, वो 3 प्रकार के होते हैं। मैं आपको स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं। ये ब्रीफ हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। मैंने प्रत्येक टेंसेस को बहुत डिटेल में पढ़ाया, अच्छे से समझाया। एक क्या होता है? आपका प्रेजेंट होता है, याद रहेगा ना। एक क्या होता है? आपका पास्ट होता है। एक क्या होता है? आपका फ्यूचर होता है। अब जो प्रेजेंट टेंस होता है, इसकी कितनी हेल्पिंग वर्ब्स होती? 4, क्योंकि 4 टाइप्स होते हैं। तो हमें उन हेल्पिंग वर्ब्स का ध्यान रखना है और उनके साथ मेन वर्ब का ध्यान रखना है। V1 आएगा, इसके साथ एक और हेल्पिंग वर्ब होती है, वो होती है इज एम आर। इसके साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा। एक और हेल्पिंग वर्ब होती है, वो होती है हैज और हैव। इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। एक और हेल्पिंग वर्ब होती है, वो होती है हैज और हैव प्लस बीन। तो यहां पर वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। इफ वी नो द कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, कभी क्वेश्चन गलत आपका जा ही नहीं सकता है। पास्ट की बात करें तो डिड आता है, और डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। सेकेंड फॉर्म कब आता है? जब ये दोनों नहीं आते, इनकी जगह पर V2 आता है। पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज या वर है, तो इसके साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है। यहां पर पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आएगी, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो V3 लगाना है। और एक और होता है हमारा हैड बीन, लास्ट वाला, इसके साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है। उसी प्रकार फ्यूचर में जब भी आए तो आपको यहां पर इंडेफिनेट में विल और शेल दोनों को ध्यान में रखना है, चलना है। इनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर हम शेल को हटा देंगे, विल बी के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म। फिर हमने ध्यान रखना है विल और शेल प्लस हैव आ जाए तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। और लॉन्गेस्ट हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन, इसके साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक है, आई होप मैंने सारे सही लिखे हैं। अगर आपको अच्छे से ये वाला चार्ट याद रहता है तो मेरे हिसाब से आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई गारंटी कभी कोई दिक्कत नहीं आई। तो हमने टेंसेस को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब आपको क्या करना है? व्हाट यू नीड टू डू, अब आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और टेस्ट को आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, बाकी मैंने सारा आपको डिटेल में पढ़ा दिया है। अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो हमारे सारे कोर्सेज मास्टर स्टडी ऐप पर अवेलेबल है। जाइए, मास्टर स्टडी ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन होता है, हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, लिखा आता है मोर, उस मोर पर जाइए, वहां भी ऐप की लिंक मिल जाएगी, कमेंट में भी मिल जाएगी। मास्टर स्टडी ऐप को डाउनलोड जरूर करें एक बार और घर बैठे इंग्लिश सीखने का आनंद ले। और ग्रामर क्लास के लिए हमारा एक ग्रामर क्लास है जिसका नाम था ऑल इन वन ग्रामर कोर्स, आप जरूर से इसको ज्वाइन करें। ठीक है दोस्तों, चलिए, आई होप कि आज की क्लास बहुत अच्छी रही होगी, आपको समझ में आई होगी। आपके आसपास जो भी आपके भाई बहन हो, दोस्त हो, अगर किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश अगर दिक्कत है, ग्रामर की बात कर रहा हूं, तो आप ये वाला कोर्स हमारा ऑल इन वन इंग्लिश ग्रामर कोर्स
उनको सजेस्ट जरूर करें। सबसे मिनिमम फीस में बेहतर एजुकेशन देने का काम मास स्टडी करता है। चलिए, थैंक यू सो मच। प्यारी प्यारी कमेंट्स जरूर छोड़ना ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। प्लीज टेक केयर।